दुनिया जिन दो देशों की दोस्ती की मिसाल दिया करती थी, जिन दो देशों के रिश्ते रिश्तों से भी ऊपर हुआ करते थे, आखिरकार चीन ने उस रिश्ते को दागदार कर दिया। दुनिया जिसे दोस्ती की मिसाल मानती थी, चीन ने उसे गद्दारी की मिसाल बना दिया। जिस ट्रंप को ईरान अपना जानी दुश्मन मानता है, उसी ट्रंप के स्वागत में ड्रैगन ने रेड कारपेट बिछा दिया। जो चीन कल तक सुपर पावर बनने का दम भरता था, आज वो ट्रंप के पीछे गार्ड की तरह खड़ा नजर आया, वो भी ईरान के विरुद्ध जाकर। ईरान ने दोस्ती निभाने के लिए चीन को कौड़ियों के दाम अपना कच्चा तेल दिया। अमेरिकी डॉलर को लात मारकर चीनी मुद्रा युआन में व्यापार किया, ताकि चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम कर सके और चीन ने भी खूब पैसा कमाया और ईरानी तेल के बदले खूब डॉलर बचाए। लेकिन बदले में ईरान को क्या मिला? डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड कारपेट वेलकम। डोनाल्ड ट्रंप के साथ होर्मुज में डील। चीन ने ईरान के साथ गद्दारी की, पीठ पर वार किया। तो क्या चीन ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया ईरान के नाम पर और ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने और होर्मुज पर साथ देने का सौदा भी कर लिया? इस महाविश्वासघात से ईरान और चीन के रिश्तों पर क्या असर होगा? इसके बाद होर्मुज में क्या होने वाला है? मिडिल ईस्ट की कहानी क्या बदलने वाली है? और क्या ईरान का झुकाव अब मॉस्को की तरफ, रूस की तरफ बढ़ने वाला है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ। दुनिया के देशों में जब भी दोस्ती की मिसाल की बात की जाती है, तो भारत और रूस की बात होती है, चीन और ईरान की बात होती है, अमेरिका यूरोप की बात होती है, फ्रांस ब्रिटेन की बात होती है। लेकिन जब बात ड्रैगन पर यानी चीन की आई, तो इतिहास गवाह है कि इसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ बेवफाई और गद्दारी से दी जा सकती है। यह वही चीन है जिसने भारत से भी गद्दारी की, जिसने ताइवान से गद्दारी की, जिसने दुनिया के कई दोस्तों से गद्दारी की, और जिस ईरान ने चीन को अपनी छाती से लगा रखा था, जिसने अपना तेल कौड़ियों के भाव चीन को बेचा, और चीन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। और आज उसी मौका परस्त चीन ने ईरान की पीठ पर ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया सख्ते में है। सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सबसे जाने दुश्मन है, जो डोनाल्ड ट्रंप चीन के सबसे बड़े दुश्मन है, जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, रशिया पर प्रतिबंध लगाए, जिन्होंने चीन पर सैंक्शंस लगाए, बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन वही ड्रैगन डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में, ईरान के सबसे बड़े दुश्मन के स्वागत में बीजिंग में रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा था। तो क्या ईरान बस मोहरा था शी जिनपिंग के लिए? एक ऐसा मोहरा जिसका इस्तेमाल अमेरिका से डील के लिए की जाए? अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ट्रंप के स्वागत के लिए बीजिंग में रेड कारपेट बिछाया गया। ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर तेहरान की लीडरशिप बहुत हैरान है। वो ये चर्चा कर रहे हैं कि जिसे हमने दोस्त माना, वो तो दुश्मन का दोस्त निकला। जिनपिंग के भव्य स्वागत की तैयारी देख ली, तस्वीर देखिए। यह तस्वीर दिखाती है चीन साथी नहीं है। जो चीन कभी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद करता था, उसी ने 1962 में भारत के पीठ पर वार किया। और अब वही स्क्रिप्ट उसी चीन ने ईरान के साथ दोहराई है। चीन खुद को ग्लोबल सुपर पावर कहता है। वो अमेरिका के साथ महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चीन को G2 बुला रहे हैं।
और लालच में चीन इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे दोस्ती की परवाह नहीं है। जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान को चारों तरफ घेर लिया था, जब ईरान पर इतने प्रतिबंध लगे कि वो अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा था, तब ईरान की मदद के लिए चीन आया। लेकिन यह कोई समाज सेवा नहीं था चीन का। चीन समझ गया था कि ईरान के तेल को खरीदने से न सिर्फ डॉलर का मुनाफा होगा, बल्कि ईरान से अपनी करेंसी में तेल खरीदेंगे। और ईरान ने भी चीन की दोस्ती पर भरोसा करके चीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहद सस्ते और कौड़ियों के भाव में कच्चा तेल दिया। अमेरिका के डॉलर को टक्कर देने के लिए ईरान ने अपनी करेंसी छोड़कर चीनी मुद्रा युआन में व्यापार करना स्वीकार किया। ईरान को लगा था कि चीन के रूप में उसे एक सच्चा साथी मिल गया है, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन ड्रैगन की फितरत बहुत स्वार्थ वाली नजर आती है। चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है। जैसे ही वैश्विक राजनीति का रुख बदला, चीन ने गिरगिट की तरह रंग बदला। कैसे इस दौरे के दरमियान चीन ने ईरान को अकेला छोड़ दिया, यह देखिए। ईरान के दुश्मन ट्रंप का चीन में भव्य स्वागत किया गया। होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद को चीन तैयार हो गया। इसके क्या मायने लगाएंगे आप? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का साथ देने को तैयार हो गया चीन और कहा कि हमारे और आपकी बात एक जैसी है, हम नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। यहां तक कि चीन ने यह भी कहा कि हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे ईरान को। चीन अब ईरान से नहीं, अमेरिका से भी तेल खरीदने पर बात कर रहा है। चीन ने ईरान की सौदेबाजी की और ईरान को उस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जिसे शतरंज में प्यादा कहा जाता है, और प्यादे के बदले दुश्मनों से डील होती है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से चीन हमेशा डरता रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी ने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी थी। बीजिंग जानता था कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में आया तो वो ईरान से लड़ेगा, और ईरान से लड़ाई में अगर हमने उसको सपोर्ट किया तो वहां फंसेगा, और अगर वो वहां फंसेगा तो फिर वो बीजिंग की तरफ आएगा इस जंग से निकलने के लिए। और यही मछली की आंख की तरह चीन को नजर आया। अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन फौरन ईरान के साथ खड़ा हो गया, और जब ईरान के साथ अमेरिका उलझा और अमेरिका फंसा तो उसे चीन नजर आया। चीन उसी वक्त जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ईरान की बलि देनी होगी, और अमेरिका के साथ सांठगांठ करने के चक्कर में, अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में चीन ने ईरान को बलि का बकरा बना दिया। जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चीन हमारा साथ देने को तैयार है। होर्मुज पर हमारी लाइन बिल्कुल सेम है, परमाणु कार्यक्रम पर भी हमारी लाइन सेम है, और चीन ने भरोसा दिया है कि वो होर्मुज खुलवाने में मदद करेगा।
यानी चीन ने अपने फायदे के लिए ईरान की दोस्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो चीन कल तक ईरान की सुरक्षा की गारंटी लेता था, ईरान की इस जद्दोजहद को, इस संघर्ष को, इस युद्ध को जायज बताता था, वो आज अमेरिका की पिछलग्गू की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा है। सवाल यह है कि चीन के इस मूव से मिडिल ईस्ट में क्या बदलने वाला है। क्या ईरान को पता था चीन गद्दारी करने वाला है? और चीन और ईरान के रिलेशन का आखिर क्या होगा? चीन ने खुद को अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आने से तो बचा लिया, लेकिन मिडिल ईस्ट की कहानी क्या बदलेगी? आरआईसी का क्या होगा? रशिया, ईरान, चाइना गठबंधन का क्या होगा? चीन के घुटने टेकने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लगे हाथ धमकी भी दे दी। तो क्या ईरान अकेला पड़ता जा रहा है? अब ट्रंप का यह बयान सुनिए। But we're sort of finished militarily, pretty much. But David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that. But we're sort of finished militarily, pretty much. But David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that. लेकिन सवाल यह है कि जो तस्वीर उभर रही है उसके बाद हालात क्या बनेंगे? जो कयास मैं देख पा रहा हूं वो संकेत ठीक नहीं है ईरान के लिए। जंग में अमेरिका चीन साथ आ चुके हैं। ईरान को क्या नुकसान की संभावना है, इस पर भी नजर डाल लीजिए। पहली संभावना, ईरान का आर्थिक पतन हो सकता है। चीन वर्तमान में ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और सबसे बड़ा निवेशक भी है। और जैसा कि चीन ने प्रॉमिस किया है वो अमेरिका से तेल लेगा, तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरीके से ठप हो सकता है, क्योंकि ईरान पर सैंक्शन है और दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकता बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। होर्मुज का खुलना, और ट्रंप और जिनपिंग दोनों होर्मुज खोलने पर सहमत हैं। दबाव में ईरान को नाकेबंदी हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके लिए ईरान लड़ाई लड़ेगा? अगर ईरान लड़ाई लड़ता है तो फिर मिडिल ईस्ट में तबाही बहुत ज्यादा होगी, जिसकी संभावना जताई जा रही है। संभावना 3, सैन्य रूप से अलग थलग पड़ सकता है। बिना चीनी तकनीक और हथियार के ईरान युद्ध में कमजोर हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम पर भी अकेला पड़ सकता है। हालांकि रूस अभी भी साथ में है। रूस ने कहा है कि ईरान चाहे तो अपना यूरेनियम वो रूस में शिफ्ट कर सकता है। तो ईरान ये चुन सकता है कि इस दबाव के दरमियान परमाणु कार्यक्रम को वो रशिया या अपने एनरिच्ड यूरेनियम को रशिया में शिफ्ट कर दे। ईरान को डील करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका की कड़ी शर्तों के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं अगर रूस ठीक से साथ नहीं आता है तो। लेकिन एक बात जो ये हमें नहीं भूलनी चाहिए, इतिहास गवाह है कि ईरान लड़ाकों का देश रहा है। ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा जब तक होर्मुज उसके कब्जे में है। चीन से धोखा खाने के बाद ईरान के पास एक ही रास्ता है, करो या मरो। और रूस के साथ और नजदीकी बढ़ाओ। तो चीन से धोखा मिलने के बाद ईरान का अगला प्लान अब क्या होगा, यहां से आगे कैसे बढ़ा जाएगा? मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। अखिल पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चीन से लाइव हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले धीरज कौल के पास जाना चाहूंगा, अमेरिका, और इसको मैं आर्थिक नजरिए से भी समझना चाहूंगा, बीजिंग दौरे को लेकर और ईरान के को साइड में रखकर ये जो डील चीन और अमेरिका ने की है। तो क्या ईरान मोहरा था इस पूरे स्क्रिप्ट में जिसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी और क्लाइमेक्स हमने बीजिंग में देखा? कौल साहब नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो पॉइंट और आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार और दर्शकों को भी। देखिए, जो पॉइंट अभी आपने लास्ट में टच किया, आई थिंक वी बीन टॉकिंग अबाउट इट कि एक्चुअली कोल्ड वॉर इस टाइम यूएस और चाइना में चल रहा है, और हम लोगों ने टेस्टिंग द वाटर्स किया था चाइना के साथ विद टैरिफ्स, लेकिन उनके पास जो ट्रम्प कार्ड था वो आपको पता ही है, रेयर अर्थ का था, जो अगेन आर नॉट वेरी रेयर, बट द रिफाइनिंग प्रोसेस हैज बिकम वेरी यूनिकली focused in Chinese companies.
तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की कंपनीज उसको कैचअप कर रही हैं, उसमें अब जो लग रहा है 2 से 3 साल का समय मुझे लगता है और लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम वी हैड टू हैव अ चिप, और वो जो चिप थी वो थी चाइना की ग्रोथ को अगर आपको टेम्पर करना है तो उसकी ऑक्सीजन जो एनर्जी है उसके चोक पॉइंट्स। तो कहीं न कहीं वो हमने देखा है कि ये अलग-अलग जगह से, अभी वेनेज़ुएला में भी चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस था एनर्जी बाय करने के लिए, वो इस टाइम स्टॉप्ड है। सेकंडली रशिया के साथ उनका चल रहा है। वो रिगार्डलेस बिकॉज़ दे नीड इट, सो दे हैव डिफाइड एवरीथिंग। लेकिन जो हरमुज़ से 15% उनकी एनर्जी आती थी, वो इस टाइम सेकंड यूएस ब्लॉकेज की वजह से अब जाके रुकी है। लेकिन ये मत भूलिए कि चाइना इज़ आल्सो डिपेंडेंट एंड वेरी क्लोज़ली कनेक्टेड विद ग्लोबल इकोनॉमी। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, मैंने वॉर की शुरुआत से बोला है, 1 से 2 क्वार्टर्स मतलब 3 से 6 महीने। उससे ज़्यादा अगर ये वॉर खिंची तो ग्लोबल रिसेशन तो बहुत ही क्लोज़ दिखेगा और डिप्रेशन के भी चांसेस इवेंचुअली बन सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मार अमेरिकन इकोनॉमी को तो लगेगा ही, लेकिन उसको लगेगा जो अपना सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रुकेगी, तब डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। जब डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, पब्लिक खरीदेगी नहीं, नंबर 1। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्री के लोगों को आप पे क्या करेंगे? आप अपना ग्रोथ इंजन कैसे चलाएँगे? तो चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है कि ये जो भी स्थिति क्रिएट हुई है, ये जल्दी रिज़ॉल्व हो, वरना दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज़ रिसेशन में घुस जाएँगी, साउथ ईस्ट एशिया की, अमेरिका की, अफ्रीका की। कई देशों के पास आप जान के हैरान होंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते का तेल बचा है। चाइना ने तो खुद का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व तकरीबन 280 से 320 दिन पहले ही क्रिएट कर लिया था। भारत ने भी क्रिएट कर लिया था डिसेंट अमाउंट। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये अपॉर्च्युनिटी या उन्होंने देखा नहीं इसको, तो उन्होंने ये मिस किया। मैं ये तो बात अब मान उन रहा हूं। सभी देश उन मैं सभी देशों के मैं ये अंदर बात मान ये रहा हूं। तो बहुत अभी सीरियस तक कंसर्न है। नहीं, कौल साहब अभी तक सुर में सुर मिला रहे थे कि ये ईरान का अधिकार है, ये ईरान को मिलना चाहिए, ईरान का संघर्ष है, ये है वो है, और आज पलट गए कि हम होर्मुज खुलवाने में मदद करेंगे और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये कमाल की दोस्ती देखिए, है। ये तो 62 में हिंदी चीनी भाई भाई से भी खतरनाक मामला निकला। तो विवेक जी, मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट गेम प्लेयर, चेस प्लेयर अगर कोई है तो वो चाइना है। और चाइना कभी सामने से वार नहीं करता, पीछे से आता है। आपने एक बड़ा सुंदर डायलॉग अभी बोला, हिंदू चीनी भाई भाई। उसका अगर आप डिटेल में जाएंगे, चाइना को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का सबसे बड़ा योगदान भारत ने दिया। अपनी सीट दी थी, जी हाँ, अपनी सीट दी थी, अपनी सीट दी थी, बिल्कुल अपनी सीट दी थी। और वो अपनी सीट विवेक जी उनको तोहफे में किसी एलियन ने नहीं दी थी। वो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के एफर्ट्स एक्चुअली पॉजिटिव भी थे, जिस वजह से उन्हें ऑफर किया गया कि उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया था। और भारत की जनसंख्या काफी थी और ब्रिटिश भी इंडिया को बैक कर रहा था। लेकिन दूसरी चीज जो उन्होंने, तिब्बत जो कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व है, उसको तश्तरी में लाकर चाइना को दे दिया। तो आज तक चाइनीज दोस्ती से भारत को या किसी देश को फायदा तो खास हुआ नहीं है जी। तो अपने बेसिकली रिसोर्सेज अगर आप उठाकर देख लीजिए, इंडिया के चारों तरफ, श्रीलंका से उठाइए, ईरान से उठाइए, अब बांग्लादेश को उठाइए, जहां जहां इन्होंने पोर्ट्स के लिए पैसे दिए हैं उसको खरीद लेते हैं और भारत को एक चेन ऑफ नेक ऑफ पर्ल्स के तहत घेरने की। मतलब आप मेरी बात पर अग्री हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।